नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी प्रभा की आर्टिकल सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 14 पढ़ा और समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी देता है तो रिजर्वेशन क्यों? क्या रिजर्वेशन इक्वालिटी के अगेंस्ट है या फिर रिजर्वेशन ही इक्वालिटी का असली मतलब है? तो आज हम इसी कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 15 की। एक ऐसा आर्टिकल जो डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रोहिबिट करता है और कुछ सिचुएशंस में डिस्क्रिमिनेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ भी करता है। देखिए, सुनने में कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, लेकिन वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एक क्लासरूम इमेजिन कीजिए, आपके टीचर बोलते हैं कि यार आज से ना किसी भी स्टूडेंट को उसके रिलीजन, कास्ट, जेंडर या बर्थ प्लेस की वजह से क्लास के बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो सब क्लैप करते हैं, लेकिन टीचर एक और अनाउंसमेंट करता है कि यार जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली या सोशली बहुत पिछड़े हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस और स्पेशल स्कॉलरशिप भी हम लोग देंगे। तो अब सवाल आता है कि यार पहला रूल अगर इक्वालिटी है या दूसरा रूल जो है वो इक्वालिटी के अगेंस्ट है? नहीं, दोनों ही इक्वालिटी का पार्ट है और इसी फिलॉसफी का नाम है आर्टिकल 15। देखो, आर्टिकल 15 का जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल है। जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन के साथ सिर्फ उसकी आइडेंटिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। देखिए, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि आर्टिकल 14 से यहाँ पे एक डिफरेंस निकल के आता है। आर्टिकल 14 फॉर एनी पर्सन के लिए था, लेकिन आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली फॉर सिटीजन है। और डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड्स पर माना है, उसके 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं। पहला ग्राउंड है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना है तो यू कैन रिमेंबर इट एज RRCSP, which is religion, race, caste, sex, place of birth। अगर मैं 15 सब क्लॉज 1 की बात करूं तो वो ये बताता है कि स्टेट क्या नहीं कर सकता है। वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ध्यान रहे, यहाँ पे वर्ड है ओनली। अगर क्लासिफिकेशन किसी और वैलिड ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड हो तो वो आर्टिकल 15 वायलेट नहीं करेगा। सपोज करिए कि गवर्नमेंट जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दे। अब ये कास्ट या रिलीजन की वजह से नहीं है, ये किसी नीड की वजह से है और इसीलिए ये वैलिड है। अगर मैं 15 सब क्लॉज 2 की बात करूं तो ये प्राइवेट प्लेसेस पर भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बड़ा ही यूनिक प्रोविजन है। ये सिर्फ स्टेट को नहीं, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट करता है। कोई भी सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन को रिलीजन, कास्ट या सेक्स की वजह से एंट्री डिनाई नहीं कर सकता है इन प्लेसेस लाइक शॉप, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस, वेल्स, रोड्स, पब्लिक घाट्स, पब्लिक प्लेसेस विच वर मेंटेन्ड फ्रॉम द स्टेट फंड्स। देखिए, इस प्रोविजन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इंडिया में अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों को टेम्पल, वेल्स, पब्लिक रोड्स तक यूज नहीं करने दिया जाता था। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 ने इस प्रैक्टिस को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया। अब अगर हम 15 सब क्लॉज 3 की बात करें तो ये वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है, जहां पे आपके पहला एक्सेप्शन आता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 कहता है कि स्टेट जो है वो वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। मतलब मैटरनिटी बेनिफिट्स, वुमेन हॉस्टल्स, रिजर्व सीट्स इन लोकल बॉडीज, गर्ल्स की स्कॉलरशिप, फ्री एजुकेशन स्कीम्स, सेफ्टी मेजर्स। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि इक्वालिटी का मतलब कभी कभी एडिशनल सपोर्ट भी होता है। अगर मैं अब सब क्लॉज 4 की बात करूं तो इट इज द बेस फॉर द सोशल जस्टिस। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन केस में कम्युनल रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। के बाद पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज 1951 वो पास करता है और 15 सब क्लॉज 4 ऐड होता है। ये स्टेट को पावर देता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं और यहीं से रिजर्वेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है वो स्ट्रांग होता है। ध्यान रहिए, रिजर्वेशन आर्टिकल 15 ने क्रिएट नहीं किया है। रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ने उसको स्ट्रेंथन किया। सब क्लॉज 5 की अगर मैं बात करूं तो इट इज अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 2005 के 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को ऐड किया गया। इसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC और STs के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, चाहे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का हो या एडेड या अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। लेकिन हाँ, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस प्रोविजन से प्रोटेक्टेड है और ये आपके एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है। अगर मैं सब क्लॉज 6 की बात करूं तो 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 ऐड किया गया। अब स्टेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस और एजुकेशनल रिजर्वेशन दे सकती है।
ये रिजर्वेशन मैक्सिमम 10% तक हो सकता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान केस में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी थी। अब अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले चंपकम दुराईराजन 1951, इस जजमेंट के बाद आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऐड होता है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का डायरेक्ट रीजन था। इंदिरा साहनी केस 1992, मंडल कमीशन केस, कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया और साथ ही क्रीमी लेयर प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया। जनरल रूल के रूप में 50% सीलिंग की बात करी, प्रमोशन में रिजर्वेशन को अलाउ नहीं किया। बाद में आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट्स आए। ये रिजर्वेशन जूरिस्प्रूडेंस का एक लैंडमार्क केस है। तीसरा केस आता है सर अशोक कुमार ठाकुर 2008 का 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ओबीसी रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इसने लार्जली अपहोल्ड किया। साथ ही क्रीमी लेयर प्रिंसिपल को भी एम्फेसाइज किया। उसके बाद जनहित अभियान केस ऑफ 2022, जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे वैलिड मानता है। देखिए कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन इक्वालिटी के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जवाब है कि नहीं, आर्टिकल 14 फॉर्मल इक्वालिटी देता है, पर आर्टिकल 15 सब्सटेंटिव इक्वालिटी एस्टैब्लिश करता है। यानी अगर सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस में रहे हों तो उन्हें इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट देना भी इक्वालिटी का पार्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। आर्टिकल 15 से फ्रीक्वेंटली कुछ पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं, विच इज अबाउट द 5 प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 15, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शंस, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, चंपकम दुराईराजन केस, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एंड इंदिरा साहनी के। अगर 30 सेकंड में आर्टिकल 15 रिवाइज करना हो तो इट अप्लाइज ओनली टू सिटीजन्स। No discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. 15 सब क्लॉज 3 वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए, 15 सब क्लॉज 4 फॉर FCBCs, SCs एंड STs, 15 सब क्लॉज 5 फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड 15 सब क्लॉज 6 फॉर EWS रिजर्वेशन। तो दोस्तों आर्टिकल 15 हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लेसन देता है। सबको एक ही लाइन से रेस शुरू करवाना इक्वालिटी नहीं होती है। कभी कभी जो लोग पहले से पीछे हैं उन्हें आगे बढ़ाने का मौका देना ही असली इक्वालिटी होती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और सोशल जस्टिस के लिए स्पेशल प्रोविजन को परमिट भी करता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स का एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आप देख रहे हैं पॉलिटी प्रवाह। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, थैंक यू।